हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास नाइन्थ के चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो हमारे पास उससे पहला एमसीक्यू है, हु डिस्कवर सेल। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं। तो सेल जो डिस्कवर करा था वो राइट ऑप्शन है आपके पास, रॉबर्ट हुक। इन्होंने ही 1665 में सबसे पहले सेल को डिस्कवर करा था। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, हु कॉइन्ड द टर्म सेल। तो जिन्होंने सेल को डिस्कवर करा था उन्होंने ही इनका नाम जो है वो सेल रखा था। तो इसमें भी ऑप्शन ए इज करेक्ट, रॉबर्ट हुक ने ही जो है वो एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर थे जिनको उन्होंने सेल का नाम दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, हु डिस्कवर्ड फर्स्ट लिविंग सेल। जो फर्स्ट लिविंग सेल है उसकी डिस्कवरी किसने की। ये क्वेश्चन ट्रिकी होता है कि हु डिस्कवर सेल एंड हु डिस्कवर्ड फर्स्ट लिविंग सेल। तो यहाँ पे ऑप्शन में रॉबर्ट हुक और एंटोनी वैन लीeuwenhoek दोनों ही ऑप्शन दिए गए हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इसका रहेगा ऑप्शन बी, एंटोनी वैन लीeuwenhoek, जिसको एवी लीeuwenhoek भी कहा जाता है। उन्होंने ही जो है वो फर्स्ट लिविंग सेल ऑब्जर्व करा था पॉन्ड वाटर में। तो यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है, रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट सेल डिस्कवर करा था लेकिन वो एक डेड सेल था। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को डिस्कवर करने वाले भी हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट है, ए वी लीeuwenhoek, जिनको एंटोनी वैन लीeuwenhoek के नाम से भी जाना जाता है। ये फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बैक्टीरिया इन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर जो है उसको ऑब्जर्व किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया था। ऑप्शंस हमारे पास ए करेक्ट है, रॉबर्ट ब्राउन। इन दो नाम कंफ्यूज करेंगे आपको, रॉबर्ट हुक एंड रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर करा था और रॉबर्ट ब्राउन ने हमारे पास न्यूक्लियस को डिस्कवर करा था 1831। ईयर भी आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म टर्म किसने कॉइन करी थी। तो वो करी थी हमारे पास जे ई परकिंजे ने। ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है, 1839 में इन्होंने टर्म प्रोटोप्लाज्म जो है वो कॉइन करी थी। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिविंग मटेरियल प्रेजेंट होता है उसी को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ये आपका साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड मटेरियल प्रेजेंट होता है और साइटोप्लाज्म मिलके प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। ये भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7, सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। सेल थ्योरी किसने प्रपोज करी थी। तो ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ पे ठीक रहेगा, एम शेल्डियन एंड टी श्वान ने जो है वो इसको 1838 और 1839 में जो है वो इसको प्रपोज्ड करा था। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है हमारे पास कि एम जी शेल्डियन जो हैं और टी श्वान ये किस फील्ड से थे। तो शेल्डियन आपके हमारे पास बोटेनिस्ट थे और श्वान आपके पास जियोलॉजिस्ट थे। और सेल थ्योरी में इन्होंने कहा था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलके बने हुए हैं। चाहे प्लांट्स की बात कर लें, प्लांट सेल से मिलके बने हुए हैं और एनिमल सेल से मिलके बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा, हु एक्सपेंडेड द सेल थ्योरी। अब कुछ सेल थ्योरी में लिमिटेशंस थी, उसको दूर करा था हमारे पास एक और साइंटिस्ट ने उसमें कुछ लाइंस ऐड करके। तो वहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि हु एक्सपेंड द सेल थ्योरी, तो या हु मॉडिफाइड द सेल थ्योरी। ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, रुडोल्फ वर्चो। इन्होंने जो है वो एक स्टेटमेंट दी थी कि जितने भी न्यू सेल बन रहे हैं वो आपके प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं। ये सेल थ्योरी जो शुरू में शेल्डिन और श्वान ने दी थी वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। तो ये रुडोल्फ वर्चो ने कहा था कि सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, नए सेल जो है वो पुराने सेल से मिलके ही बनेंगे। इस पे भी क्वेश्चन सेपरेट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, नर्व सेल, या जिसको न्यूरॉन भी कहा जाता है, ह्यूमन बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट सेल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लें, लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। अब लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में कंफ्यूज होता है, लॉन्गेस्ट नर्व सेल है और लार्जेस्ट हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, फीमेल एग या फीमेल ओवम भी इसको कहा जाता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपने। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, विच मेम्ब्रेन सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ऐसी कौन सी मेम्ब्रेन है जो सेल के अंदर के कंटेंट को उसके बाहरी एनवायरनमेंट से अलग करती है। तो वो होती है हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और क्या कहा जाता है। तो उसको हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि ये सेलेक्ट करके ही चीज़ों को सेल के अंदर आने देती है।
क्वेश्चन नंबर 13 है CO2 एंड O2 कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय विच प्रोसेस। ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि गैसेस जो है वो सेल मेम्ब्रेन को कैसे क्रॉस जो है वो करती हैं, किस प्रोसेस के थ्रू करती हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, डिफ्यूजन। तो मूवमेंट जो होता है डिफ्यूजन में हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है, तो इसमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 है द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। जब वाटर की बात आएगी, सिलेक्टिबल परमिएबल मेम्ब्रेन की बात आएगी कि उसमें से वाटर कैसे मूव करता है, तो वो आपका जिस प्रोसेस से करता है वो है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑस्मोसिस। गैसेस डिफ्यूजन से करेंगी और जो वाटर होगा वो ऑस्मोसिस प्रोसेस से जो है वो मूवमेंट करेगा, और ऑस्मोसिस में जो है वो आपका हायर आयनिक कंसंट्रेशन से लोअर आयनिक कंसंट्रेशन की तरफ जो है वो मूव चीज़ें करती हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात कर लेते हैं, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है मेनली, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है हमारे पास, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। कई बार लिपिड का नाम पूछ लेते हैं कि कौन से टाइप के लिपिड्स इसमें पाए जाते हैं, तो वो आपके मेनली फोस्फोलिपिड्स जो है वो पाए जाते हैं, और प्रोटीन तो मिलेंगे ही। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, इफ अ सेल इज प्लेस्ड इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इट विल। क्या होगा अगर हम सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल दें, तो सेल हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, क्योंकि सेल अपने अंदर से जो वाटर है वो लॉस कर देगा, मूव आउट कर जाएगा बाहर की तरफ, जिससे सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें जो है वो आपका बाहर जो है सेल के सराउंडिंग में आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा रहती है एज कम्पेयर टू सेल के अंदर, तो वाटर आपका सेल के अंदर से बाहर की तरफ मूव कर जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 रहेगा, इफ़ अ सेल इज प्लेस्ड इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इट विल। तो ये उससे उल्टा हो जाएगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल जब हम प्लेस करेंगे तो वो स्वेल अप कर जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं, इफ़ अ सेल इज प्लेस्ड इन एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो ये 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। आइसोटोनिक में सेल के अंदर और उसके बाहर जो कंसंट्रेशन रहती है पानी की वो बराबर रहती है, तो जब भी हम सेल को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस करते हैं तो वो सेम साइज का ही रहता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लें, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट्स इज एन एग्जांपल ऑफ। तो ये हमने पहले भी बात करी थी कि जब भी वाटर की मूवमेंट होगी थ्रू सिलेक्टिबल परमिएबल मेम्ब्रेन, तो वो जिस प्रोसेस से होगी वो ऑस्मोसिस होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं, द प्रोसेस बाय विच अमीबा एक्वायर इट्स फूड। जिस प्रोसेस से अमीबा फूड को एक्वायर करता है उसको क्या कहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है एनगल्फ करना फूड को, क्योंकि जो हमारे पास अमीबा होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, वो जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से वो सराउंडिंग जो है वो फूड के अराउंड कर लेता है और फूड को जो है वो एनगल्फ कर लेता है, तो इस प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर लें, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल की सबसे बाहरी लेयर को क्या कहा जाता है, तो वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, सेल वॉल। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि प्लांट सेल में सबसे आउटर मेम्ब्रेन सेल वॉल होती है और एनिमल सेल में आउटर मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, तो ये आपने इसका ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लें, अ प्लांट सेल वॉल मेनली कंपोज्ड ऑफ। प्लांट सेल में जो सेल वॉल होती है ये किसकी बनी होती है, तो ये ऑप्शन नंबर बी, सेलुलोज जो है वो आपका ये करेक्ट आंसर रहेगा, और ये इसको रिजिडिटी स्ट्रक्चर जो है वो इसका मेनली जो है वो बनाती है सेल का ये। क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लें, प्लाज्मोलाइसिस इन अ प्लांट सेल इज डिफाइंड एज। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, तो प्लाज्मोलाइसिस में क्या होता है कि जब भी हम किसी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म होता है वो श्रिंक कर जाता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट रहेगा। तो प्लाज्मोलाइसिस ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट सेल जो है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाला जाता है और वो श्रिंक हो जाता है उसका साइटोप्लाज्म। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि प्लाज्मोलाइसिस कौन सी सॉल्यूशन में होती है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में होती है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर लें, विच इज कॉल्ड ब्रेन या डायरेक्टर ऑफ द सेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो डायरेक्टर या ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, न्यूक्लियस को, क्योंकि ये सभी एक्टिविटी जो सेल के अंदर होती हैं उसको कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्रोमोसोम आर कंपोज्ड ऑफ। जो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं वो मेनली किसके बने होते हैं, तो वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, डीएनए एंड प्रोटीन के जो है वो बने होते हैं।
क्रोमोसोम क्या होता है आपका, जब आपका डीएनए कंडेंस हो जाता है तो एक रोड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, उसको क्रोमोसोम कहते हैं। और जब डीएनए कंडेंस होता है तो वो एक प्रोटीन के अराउंड कॉइल्ड होता है, जिसकी वजह से आपको क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर दिखता है। तो ये आपका डीएनए और प्रोटीन का जो है वो बना होता है। अगर हम बात कर लें क्वेश्चन नंबर 26 की, तो फंक्शनल सेगमेंट जो होता है डीएनए का, उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट है। जीन जो है, यही जो है वो आपकी इंफॉर्मेशन जो है इसके पास रहती है, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक लेकर जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर लें, इन अ सेल विच इज़ नॉट डिवाइडिंग डीएनए इज प्रेजेंट एज, कि सेल के अंदर जो है वो कौन है जो आपका डिवाइडिंग डीएनए प्रेजेंट नहीं होता है? तो वो है हमारे पास क्रोमेटिन। ठीक है, कि जब आपका डीएनए या सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता है तो आपका डीएनए किस फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट होता है? तो वो आपका क्रोमेटिन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जब उसने डिवाइड करना होता है तो वो क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर की शेप ले लेता है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर लें, जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया इज प्राइमरली कॉल्ड, बैक्टीरिया के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है जो विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है उसको कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी, न्यूक्लियोइड इसको कहते हैं, क्योंकि इनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। ट्रू न्यूक्लियस उसको कहते हैं जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर लें, विच टाइप ऑफ सेल लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड मोस्ट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनली, कौन से टाइप के सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है और ना ही उसके पास साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनली होती हैं? तो अभी पिछले ही क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि बैक्टीरिया जो होते हैं उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है उनके न्यूक्लियस के पास, तो ऐसे और बैक्टीरिया बिलोंग करते हैं ऑप्शन नंबर बी, प्रोकैरियोटिक सेल को। क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर लें कि वायरस डू नॉट शो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ अंटिल, वायरस को ना तो हम लिविंग कंसीडर करते हैं ना ही डेड, लेकिन अगर वायरस जो है वो उसको लिविंग कंसीडर करेंगे तो वो करेक्टर कब तक शो नहीं करेगा लाइफ वाले? जब तक वो किसी लिविंग बॉडी के अंदर नहीं चला जाता और वहाँ पे वो मल्टीप्लाई नहीं करने शुरू कर देता। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो उसका करेक्ट रहेगा कि जो वायरस है वो लिविंग आपका तभी करेक्टर शो करता है जब वो किसी लिविंग बॉडी के अंदर चला जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, नहीं तो जब तक वो बॉडी के बाहर रहेगा वो डेड कंसीडर करते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 31 की बात कर लेते हैं, तो आर जिसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं, बोलते हैं लुक रफ अंडर माइक्रोस्कोप ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, तो ये रफनेस किसकी वजह से आती है? तो ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं इसके सरफेस के ऊपर, इसलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 32 है, एससीआर हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो है वो किसकी सिंथेसिस करने में हेल्प करता है? तो ये आपका लिपिड्स की सिंथेसिस करने में हेल्प करता है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट रहेगा। और ये लिपिड्स फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने के लिए भेज दिए जाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आपकी प्रोटीन और लिपिड्स की बनी होती है, तो उसके जो लिपिड्स यूज किए जाते हैं बनाने के लिए वो कहाँ से आते हैं? तो इस एससीआर ही उसको बनाता है। आरईआर जो है हेल्प इन दी सिंथेसिस ऑफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरईआर क्या बनाने में हेल्प करता है? तो आरईआर के ऊपर राइबोसोम होते हैं और राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, तो ये प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34 की बात कर लेते हैं कि विच एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्ले अ क्रूशियल रोल इन द डिटॉक्सिफाइंग एनी मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग, कि कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो बॉडी में से पॉइजनस और ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करता है? वो आपके पास ऑप्शन नंबर बी, एसईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, हु डिस्कवर्ड गोल्गाई अपरेटस, या गोल्गाई बॉडी भी इसका नाम कई बार बोल देते हैं। तो ये साइंटिस्ट थे कैमिलो गोल्गाई, उन्होंने डिस्कवर करा था, उन्होंने अपने ही नाम के ऊपर इस ऑर्गेनेली का नाम रखा था, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। और 1898 में इसको डिस्कवर करा गया था। क्वेश्चन नंबर 36 की बात कर लें, which organelle include storage, modification, पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट इन वेसिकल्स, तो वैसे कौन सी ऑर्गेनली है जो इसका मेन काम होता है स्टोरेज करना, उसको मॉडिफाई करना किसी चीज़ को और पैक करके उस प्रोडक्ट को कहीं भेज देना? तो ऐसी एकमात्र ऑर्गेनली है हमारे पास, ऑप्शन बी, गोल्गाई अपरेटस, इसको पैकेजिंग मटेरियल या पैकेजिंग ऑर्गेनली भी सेल का कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, विच ऑर्गेनली इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम, तो लाइजोसोम जिनको सुसाइडल बैग भी कहा जाता है, जो सेल के अंदर वायरस, पैथोजन, बैक्टीरिया, फूड पार्टिकल, डेड जो सेल्स होते हैं उनको डाइजेस्ट कर जाता है, तो उसको बनाने में किस ऑर्गेनली की इन्वॉल्वमेंट होती है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है गोल्गाई अपरेटस या गोल्गाई बॉडी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 की बात कर लें कि विच ऑर्गेनली इज कॉल्ड सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल, तो अभी मैंने बताया ऑप्शन नंबर बी, लाइजोसोम।
क्यों? क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्यों इसको कहा जाता है, क्योंकि ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो है वो इसके पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, विच टाइप ऑफ एंजाइम आर फाउंड इन लाइसोसोम। देखिए क्वेश्चन आ गया है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोलिटिक जो है वो एंजाइम इसके पास प्रेजेंट होता है, जो डाइजेस्ट कर जाता है वेस्ट मटेरियल को। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑर्गेनेली इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। तो वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि एटीपी प्रोड्यूस करता है और एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है और वो ये भी पूछ लिया जाता है कि एटीपी का प्रोडक्शन कहाँ होता है, कौन सी ऑर्गेनेली में, माइटोकॉन्ड्रिया, जो हमारी पूरी बॉडी को एनर्जी देती है। विच इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो एनर्जी करेंसी किसको कहा जाता है? तो पावर एनर्जी एक ही बात है, तो एटीपी ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। ये आपकी जो एनर्जी है वो एटीपी की फॉर्म में स्टोर रहती है, तो इसको एनर्जी करेंसी का नाम दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, विच ऑर्गेनेली हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। ऐसी कौन सी ऑर्गेनेलीज हैं जिनके पास अपना ही डीएनए होता है और अपने राइबोसोम होते हैं? तो वो आपके पास ऐसी दो ऑर्गेनेलीज होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। कई बार प्लास्टिड की जगह क्लोरोप्लास्ट ऑप्शन में भी आ जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट बिलोंग टू प्लास्टिड, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इसलिए इनको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली कहा जाता है, क्योंकि ये इनके पास खुद के प्रोटीन बनाने के लिए सफिशिएंट राइबोसोम और डीएनए रहता है। क्वेश्चन नंबर 43 की बात कर लें, वेयर आर एसेंशियल प्रोटीन एंड लिपिड्स फॉर सेल मेम्ब्रेन मैन्युफैक्चर्ड। अभी मैंने पीछे बात करी थी कि जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, वो किन से मिलकर बनी होती है? तो लिपिड्स एंड प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। और ये लिपिड्स और प्रोटीन इसको प्रोवाइड कौन करता है, कहाँ बनते हैं ये, तो वो भी बताया था, ऑप्शन नंबर ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो ये प्रोवाइड करवाता है, और उसमें कौन से आर और एस इन्वॉल्व रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है कि एटीपी की फुल फॉर्म बताइए। तो ये भी मैंने डिस्कस करा था, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45 की बात कर लेते हैं कि नेम द कलर्ड प्लास्टिड। प्लास्टिड ये एकमात्र ऐसी ऑर्गेनेली है जो प्लांट्स में पाई जाती है, एनिमल्स में नहीं पाई जाती। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि प्लास्टिड किन सेल्स में मिलेगा आपको, तो ये आपको प्लांट सेल्स में मिलेगा, एनिमल सेल में नहीं मिलेगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। प्लास्टिड भी आगे दो टाइप के होते हैं, एक कलरफुल होते हैं, एक कलरलेस होते हैं। जो कलरफुल होते हैं उनको क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है, क्योंकि क्रोमो का मतलब होता है कलर। क्वेश्चन नंबर 46 की बात कर लेते हैं, नेम द कलरलेस प्लास्टिड। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो क्रोमो तो कलरफुल हुआ, तो हमारे पास ऑप्शन बी ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूको वर्ड यूज करते हैं कलरलेस के लिए। और क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ल्यूकोप्लास्ट जो प्लास्टिड है वो उसका मेन काम क्या है, तो वो स्टोरेज ऑफ फूड करता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग पिगमेंट क्लोरोफिल आर नोन एज। ऐसा क्रोमोप्लास्ट जो क्लोरोफिल का पिगमेंट जिसके पास होता है, ऐसे क्रोमोप्लास्ट को क्या कहते हैं? तो ऐसे क्रोमोप्लास्ट को हम क्लोरोप्लास्ट हम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है आपने। 48 की बात कर लें, द इनफोल्डिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फोल्डिंग रहती है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए क्रिस्टे उसको कहा जाता है। और क्रिस्टे कई बार क्वेश्चन पूछ ली जाते हैं कि जो इनफोल्डिंग होती है क्यों होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर? ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है। क्वेश्चन नंबर 49, वैक्यूल आर कैविटीज फिल्ड विद अ फ्लूइड। तो वैक्यूल जो है वो एक कैविटीज होती हैं, डेड स्पेस होता है, इसके अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी सेल सैप इसको कहते हैं, जो कंटेन करता है डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस। क्वेश्चन नंबर 50 की बात कर लेते हैं, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी इन प्लांट सेल। तो अगर आपने पहले के क्वेश्चन सुने होंगे तो रिजिडिटी और टर्जिडिटी कौन प्रोवाइड करता है? ये आपके पास वैक्यूल जो है वो प्रोवाइड करता है, मेंटेन प्रेशर जो है वो मेंटेन करता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि वैक्यूल का फंक्शन क्या है, तो ये टर्जिडिटी और रिजिडिटी जो है वो मेंटेन करके रखता है प्लांट सेल के अंदर, ये ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 51 की बात कर लेते हैं, द मेम्ब्रेन सराउंडिंग द वैक्यूल इन अ प्लांट सेल इज कॉल्ड। जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन होती है उसको क्या कहते हैं? तो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, टोनोप्लास्ट जो है वो उसको कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। क्वेश्चन नंबर 52 की बात कर लेते हैं, विच ऑर्गेनेली इज कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। तो राइबोसोम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 की बात कर लेते हैं, विच ऑर्गेनेली इज कॉल्ड किचन हाउस ऑफ द सेल। तो खाना कहाँ बनता है? क्लोरोफिल बनाने में हेल्प करते हैं। क्लोरोफिल कहाँ मिलता है? क्लोरोप्लास्ट में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा आपका। तो ये थे आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक यू।